गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 7 की बात करेंगे। कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1। हमने पढ़ाया था दो बैलों की कथा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लहासा की ओर, जिसके राइटर हैं राहुल साकृत्यायन। देखिए छात्रों, इसमें पहली तिब्बत यात्रा का एक अंश, यानी पहली तिब्बत यात्रा का ये मैंने पॉइंट लिखे हैं जिस पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जानकारी देंगे इसी आधार पर, जिससे आपका पूर्ण अध्याय हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो देखिए पहली तिब्बत यात्रा का एक अंश। यह लेख राहुल जी की पहली तिब्बत यात्रा का एक अंश है, जब वे यानी नेपाल के रास्ते से सन 1929 और 30 ईस्वी में, यानी उसकी घटना बताते हैं ये, जब वे नेपाल के रास्ते से सन 1929 या 30 में तिब्बत गए थे। इस लेख में राहुल जी ने तिब्बत की राजधानी, देखो यार, तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले कठिन रास्तों का यथार्थ वर्णन किया है इस यात्रा वृत्तांत में। ठीक है छात्रों, ये यात्रा वृत्तांत है लहासा की ओर। इस लेख में देखिए आगे, इस लेख में तिब्बती समाज के रीति रिवाज तथा सामाजिक स्थिति की जानकारी दी है। अब देखिए, नेपाल से तिब्बत जाने का सीधा रास्ता है। पहले पहले क्या था, फरी कलिंगपोंग का रास्ता बंद, यानी पहले जब यहाँ से निकलते थे, जो नेपाली हिंदुस्तानी वस्तुएं थीं जो तिब्बत के रास्ते जाया करती थीं, तिब्बत पहुँचती थीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एक व्यापारिक एवं सैनिक रास्ता हुआ करता था। बीच बीच में चौकियाँ हुआ करती थीं एवं किले बने हैं जिनमें कभी चीनी फौज रहा करती थी। ये फौजी मकान अब गिर गए थे, गिर चुके थे, पुराने हो गए थे, तो गिरने के कारण किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। ठीक है छात्रों, अब आगे बात करते हैं तिब्बत की सामाजिक स्थिति की। यानी अब आपकी समझ में आ गया कि हम कहाँ तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं। जो तिब्बत की राजधानी क्या थी, लहासा, तो उसकी ओर लेखक जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया, उन्हें वहाँ का वातावरण कैसा ही दिखाई दिया, वहाँ की व्यापारिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो सब आज हम इसमें पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। बात करते हैं तिब्बत की सामाजिक स्थिति। तो देखिए बेटा, तिब्बत में जात पात तथा छुआछूत नहीं था। औरतें औरतें पर्दा नहीं करती थीं। ठीक है बेटा, आगे भिखारियों को लोग घरों में नहीं घुसने देते थे, यानी वहाँ पर भिखारियों को घर में नहीं घुसने देते थे, क्योंकि वहाँ पर चोरी का भय होता है। यद्यपि वे सीधे ही घर में घुस आते हैं। अपरिचित भी, यानी कौन घुस आते हैं सीधे, लेखक और उनके साथी। अपरिचित भी घर की सास या बहू से चाय पी सकता है, यानी वहाँ पे स्थिति थी कि अगर कोई, ठीक है, भिखारियों को छोड़कर आम आदमी है, तो वहाँ पर जो उस घर की सास या बहू होती थी वो चाय पीने के लिए दे सकती थी। वहाँ से जब हम, यानी हम मतलब वो लेखक आगे बढ़े, तो फिर आगे की स्थिति देखिए क्या हुआ। एक खतरनाक, यानी ये थोंगला का, अभी थोंगला की बात कर रहे हैं हम, डाडा थोंगला, यानी सबसे खतरनाक जगह थी थोंगला, डाडा थोंगला पार करना था। तो तिब्बत की सबसे खतरे की जगह ये जो थी थोंगला, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था। देखो, सबसे खतरनाक डाडा डाडा थोंगला पार करना था, 16-17 हजार फीट ऊंचा, यानी वहाँ आसपास भी कोई गांव नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई थी तो वहाँ पर लोग नहीं रहते थे। और नदियों और पहाड़ों के घुमाव के कारण मीलों तथा आदमियों के दर्शन नहीं होते थे वहाँ पर, क्योंकि जब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और डाकुओं के लिए, यहाँ पर डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। यदि डाकू लोग किसी यात्री को मार देते हैं तो उसका मृत शरीर भी पता नहीं चलता, ना कोई परवाह करता है। सरकार भी पुलिस या खुफिया पुलिस पर खर्च नहीं करती, यानी यहाँ पर सरकार भी किसी फोर्स नहीं लगा रखा। डकैत पहले आदमी को मार देते हैं, यानी चोर मार देते हैं और बाद में उसके पैसे छीनते हैं। यहाँ कोई हथियार बंदी का कानून नहीं है। अगर कोई हथियार लेकर घूम रहा है तो बंद है करने का कोई कानून ही नहीं बना हुआ, क्योंकि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई व्यवस्था लगी है। इसलिए लोग लाठी
को किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी पिस्तौल को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हैं और बंदूक लेकर स्वतंत्र रूप से वहाँ घूमते रहते हैं। अब ये लेखक जो होते हैं वहाँ कैसे पहुँचे थे, भिखमंगे के भेष में, क्योंकि इन्हें पता था अगर वो ऐसे जाएंगे तो उन्हें लूट लिया जाएगा, डाकू मिलेंगे। तो इन्होंने कैसा रूप बनाया था, भिखमंगे का। अब ये भिखमंगे के भेष में पहुँचते हैं, रोनी सूरत बनाकर टोपी उतार लेते हैं, जीभ निकाल कर क्या करते हैं, रास्ते में जब चलते हैं तो जीभ निकाल कर कुची कुची यानी कुची कुची की आवाज़ देते हैं। दया दया यानी कुची कुची का मतलब है दया दया, एक पैसा कहते हुए भीख मांगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ी थी। अब अगला पड़ाव 16-17 हजार फीट की मील दूर था। सुमति यानी इनके जो साथ गए थे, सुमति से इन्होंने क्या कहा, लेखक ने, कि हमें घोड़ों की व्यवस्था कर दो क्योंकि अब हमसे चढ़ा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी। अब दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर डांडे, एक स्थान था डांडे, ठीक है बेटा, तो डांडे जाना था इन्हें, डांडे डांडे, ठीक है। तो जब इन्हें डांडे जाना था के लिए चल दिए। एक स्थान पर चाय पीकर दोपहर को पहुंच गए। समुद्र तल से 17-18, अब ये कितना था भाई, 17-18 हजार फीट, यानी 17-18 हजार फीट इसकी ऊंचाई कितनी थी, ऊंची थी। जहां पूरब से पश्चिम तक हिमालय की चोटी बर्फ से ढकी हुई थी, ठीक है। और भीटे की ओर पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। एक स्थान था भीटे, तो उधर पहाड़ नंगे थे। उत्तर की ओर बर्फ वाली चोटियां फैली हुई थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी यहाँ पर एक डांडे का देवता था, उसका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब उन्हें कहाँ चलना था, लेखक को ढलान पर चलना था, क्योंकि ऊंचाई चढ़ी, फिर उससे वहां से ऐसे करके ऊंचाई से नीचे ढलान पर। जब वो ढलान पर चढ़ते हैं तो इनका घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। इनके साथी थे, वो आगे चल रहे थे, तो उन्होंने कहा आप चलिए, हम आ जाएंगे धीरे धीरे, आगे रास्ते में कहीं विश्राम करना, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन क्या हुआ, अब ये जो चल रहे थे यहाँ से, देखिए यहाँ से यूँ चलते चलते वो ऐसे एक आगे रास्ते दो कट गए थे। जैसे इस रास्ते पर चल रहे थे, एक रास्ता इधर जाता था और दूसरा रास्ता इधर जाता था। तो अब इन्हें ये नहीं पता लगा कि वो इस रास्ते गए हैं, क्योंकि दोनों रास्ते ऐसे मुड़ रहे थे इस तरीके से, यानी एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। तो उन्होंने, और वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जा रहा था और ये भी ऐसे ही जा रहा था। तो उन्होंने सोचा हो सकता है वो इधर गए हों, तो गलती से वो बाईं ओर मुड़ गए, यानी अपने चलते हुए इधर के चल रहे थे तो बाईं ओर मुड़े और 1 से 1.5 मील इस रास्ते पर वो चले। और 1 मील का मतलब पता 1608 मीटर होता है बेटा, तो पहले मील बोला जाता था, कोस भी कहते थे इसे। और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, तो यह 1608 मीटर 1 मील में, यानी 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ठीक है बेटा, अब आगे, अब वो जो थक गया था उनका घोड़ा, तो फिर उन्होंने जब देखा आगे फिर सीधा रास्ता दिखाई दिया दूर दूर तक कोई नहीं, तो ये फिर वापसी आए। वापसी आकर वो इस रास्ते पर चलने लगे। अब क्या हुआ, अब वो उसके उनके घोड़े की धीरे धीरे काफ़ी पिछड़ गए थे। यह भी नहीं जान पड़ा था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है या घोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक है। और वो 1.5 किलोमीटर तक, आपको पता ही है, 1.5 मील तक आगे बढ़ गए थे। फिर वापसी आए, वापसी उसी रास्ते पर चलने लगे। और जब उनके साथ यहाँ रुके हुए मिले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनसे कहा कि तुम्हारे चक्कर में हम यहाँ बैठे बैठे 2 टोकरी कंडे भी फूंक चुके और 3-3 बार चाय भी बनाकर पी चुके हैं। फिर लेखक ने उन्हें समझाया और वो जल्दी ही ठंडे हो गए, मतलब उनकी बात, मतलब थोड़ा गुस्सा जो था उनका शांत हुआ। अब हम बात करते हैं आगे, तिंगरी की बात करते हैं। तिंगरी के विशाल मैदान, तिंगरी के विशाल मैदान थे जो पहाड़ों में घिरे टापू जैसा था। उस पहाड़ी को तिंगरी समाधि गिरी भी कहते हैं इसे, तिंगरी को। तिंगरी जो गांव था, तो यानी वो गांव था, उसे पार करना था। वहाँ आसपास के गांव में सुमति के बहुत यजमान थे, ठीक है बेट। तो आगे बात करते हैं हम। अब क्या हुआ, अब जब वो तिब्बत की ज़मीन, छोटे छोटे, वहाँ की बात कर रहे हैं, तिब्बत की छोटे छोटे जमींदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों को बहुत ज़्यादा हिस्सा, यानी इन जागीर जो बनी हुई थी उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा किस में बटा हुआ था, मठौर बिहारों में, ठीक है।
जागीरदार खुद भी वहाँ पर काम करते थे और भिक्षुक उनकी देखरेख करते थे। जागीर के आदमियों को क्या कहा जाता था? एक राजा का समान माना जाता था। सेकर की खेती, यानी एक सेकर स्थान था, सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे, यानी गंदे रहते थे, भिक्षुक थे, भीख मांग कर अपना काम चलाते थे। तो वे मेरी, यानी वे लेखक की वेशभूषा का ख्याल न करते हुए बड़े प्रेम से उनसे मिले और उन्हें गले लगाया। और वहाँ पर एक भव्य मंदिर भी था जो बुद्ध वचन, यानी बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो बुक थी वो अनुवाद थे और हस्तलिखित थी, वो हाथ की लिखी हुई थी किताबें। कितनी थी वो? 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियाँ कहा यानी एक किताब, यानी 103 पोथियों के नाम से रखी हुई थी। एक एक पोथी, यानी उनके अंदर जो पोथी थी वो 103। एक पोथी में कितना वजन था? 15 सेर वजन था, यानी किलो कहते हैं, जब एक सेर पौन किलो हुआ करता था तो 15 सेर वजन था एक ही बुक में, एक ही किताब में, एक पोथी में। ठीक है। अब देखिए फिर वो लेखक जो था उन किताबों में पढ़ने में रम गए वहाँ पर पहुँचते ही। ठीक है। अब आगे उन्होंने अपने तिंगरी गांव के पास जाना था। तिंगरी गांव में थे। अब उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर बांधा और भिक्षु जो नम से थे उनसे विदाई लेकर आगे चल दिए। तो छात्रों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, जहाँ लोगों को रहने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो अपने आप को भारत में नहीं मानते हैं। तो यहाँ लेखक यात्रा वृत्तांत के माध्यम से यह हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें भी भ्रमण करना चाहिए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमें उनकी व्यथा को समझना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके विकास के लिए कार्य करने चाहिए। यह पाठ हमको यह प्रेरणा देता है कि जितने आराम और उसमें हम लोग रहते हैं, सुविधाओं में लाभ हम लेते हैं, हम जब देखेंगे ऐसे लोगों से मिलेंगे वहाँ उन्हें कितनी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपने देश या अपने ऊपर जो हम घमंड करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो टूटेगा और हम सबके लिए सोचेंगे, सबका सहयोग करेंगे और सबका साथ देते हुए उन्हें उनके विकास के लिए कुछ कार्य करेंगे। तो ये लेखक ने हमें पढ़ाया, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो आने वाले भविष्य के हम ही निर्माता हैं। तो हम उनके ओर ध्यान दें और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंसे लोगों के लिए हम कुछ कार्य करें और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढें, समस्याएं जो फैली हुई हैं उनको समाप्त करें। तो यह पाठ हमको यही सिखाता है। अब देखिए लेखक जो वहाँ गए थे वो इन्हीं क्षेत्रों को देख रहे थे, वहाँ की प्रथा देख रहे थे, वहाँ लोगों के विचार देख रहे थे, कैसे लोग रहते थे। और वहाँ पे ये भी देखा कि लोग मार देते हैं, कोई हथियार का वहाँ पर कानून नहीं है, ना सरकार वहाँ कुछ कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए। लेखक ने हमें ये समझाया है और हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे छात्रों। तो इसे ध्यानपूर्वक आपको एक बार पढ़ना है और इसको समझना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समरी बताई है, शॉर्ट में बताई है, संक्षेप में आपको व्याख्या मैंने की है, परंतु आपको इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ना है और समझना है। कैसी कैसी समस्याएं जो मैं इसमें नहीं बता पाया हूँ, तो आप जब इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो और भी समस्या आपके सामने आएंगी कि वो लेखक ने क्या क्या इसमें वृत्तांत समझाया है। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।